सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए मैं आपके लिए क्या मॉडल पेपर लेकर के आ गया हूं। और यहाँ पे आपको वो सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे लगभग जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि 5 मॉडल पेपर मैं कराने वाला हूं और इन्हीं 5 मॉडल पेपर्स में से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा 100%। तो कम से कम 80% तो मैच होना तय है, ठीक। 80% जो है वो प्रश्न यहीं से आएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा, ठीक, थोड़ा सा और मेहनत आप कर लोगे, ठीक है। और अगर आपने पढ़ाई की है तो 25 में 25 स्कोर आप, अगर आपने मास्टर क्लास देख लिया, राजन पवन सीरीज देख लिया है, तो आप डेफिनेटली जो है 25 में 25 स्कोर करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे अब आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि आप इन मॉडल पेपर्स को देखिए, खुद मेरे साथ यहाँ पे आप सॉल्व करिए और आपको खुद को एनालाइज करना है। देखिए एग्जाम टाइम है और इस टाइम में आपको पता है कि जो आपका पेपर है 1 घंटे का होगा, तो उतने समय के लिए आप जो है लेकर के बैठिए। 1 घंटे से अंदर 40 मिनट 50 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करने का प्रयास करिए और आप देखिए कि कितने नंबर मेरे बन रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी और इस क्लास को अभी जो है आप शेयर कर दीजिए मॉडल पेपर्स को। और इस मॉडल पेपर का देखिए मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। तो यहाँ पे सब कुछ आपको बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए सारी चीजें लेकर के आ रहा हूं। तो इसके लिए आपको एक लाइक करना है और सभी ग्रुपों में शेयर कर देना, बस आपको इतना ही करना है और हम आगे क्लासेस को देखेंगे। देखिए इसी तरीके से आपका पूरा सभी सब्जेक्ट जो है वो चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, राजन सीरीज पवन सीरीज पढ़ाया गया है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए गए हैं। तो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है यहीं यूट्यूब पे। आप चाहें तो यहीं से सारी तैयारी कर सकते हैं और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए डाउनलोड करिएगा अस्तित्व अकेडमी ऐप, वहां से मिल जाएगा। लेकिन इस क्लास का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पे। आपके पता है आपको कि आपके पेपर में 5 बहुविकल्पीय, उसके बाद 6 अति लघु उत्तरीय, फिर 7 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो वही क्रम यहाँ भी रहने वाला है और एक एक प्रश्न को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, आपको भी सॉल्व करते हुए चलना है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, देखिए बहुविकल्पी का, यदि √60 प्लस √15 माइनस √135 बराबर √x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए बिल्कुल समीकरण की तरह है, ये आपका बीजीय व्यंजक है। इधर बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पे आपकी करणी दे दिया गया है, इस करणी को आप सॉल्व करोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो कुछ नहीं है, देखने में बस आपको टफ लग रहा है। देखिए √60 को क्या लिख सकते हैं हम, ऐसी संख्या में इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं जिसका जो है जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो, ऐसी संख्या के गुणे के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याएं जो किसी संख्या का स्क्वायर होती है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, 16, 25, ये सब क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 60 को हम लिख देंगे 4 गुणे 15, 4 हमारा क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरीके से फिर √15, फिर इसके बाद देखिए √135 को क्या लिखा जा सकता है। अब देखिए 15 के ही टर्म में लिख देते हैं, तो ये 15 9 135 होता है, तो 9 गुणे 15 और ये बराबर हो जाएगा √x के। अब देखिए यहाँ पे जो 4 है इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और गुणे 15 धन √15 माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 15 और ये बराबर है किसके √x के। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि कोई संख्या जब करणी में वर्ग में है तो वो संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है, और उसका वर्ग जो है हट जाता है। और यहाँ गुणे के रूप में है तब आप बाहर ले सकते हैं, अगर जोड़ या घटाने के रूप में होता तब बाहर नहीं लिया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2√15 और धन ये हो जाएगा √15, ये है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है,
और यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग है तो 3 बाहर आ जाएगा और वर्ग हट जाएगा, गुणे 15 बराबर रूट एक्स। अब इसके बाद सॉल्व करिए, ये देखिए 2 रूट 15 है और ये 15 है, ये 2 रूट 15 है और ये 15 है। अगर जैसे रूट 15 और रूट 15 जोड़ते तो कितना आता, 2 रूट 15 आ जाता। इसी तरीके से 2 रूट 15 और रूट 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 रूट 15। ठीक, और फिर माइनस है 3 रूट 15 और बराबर अंडर रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पे 3 रूट 15 में से 3 रूट 15 घट रहा है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0, और 0 बराबर रूट एक्स। अब रूट हटा दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, शून्य का वर्ग शून्य हो जाएगा और रूट का वर्ग होगा तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो ये हो गया आपका x का मान कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो दिया गया है 0, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। कोई संख्या है वह 4 से भाज्य हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो संख्याएं हमारे पास क्या होती हैं, संख्याएं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से संख्याएं होती हैं। अब ये 8 संख्याएं हैं, इनमें से आप कोई भी संख्या ले लोगे, ठीक है, मान लेते हैं आपने 7 ले लिया, ठीक, और बटे कुल संख्याएं कितनी हैं, तो संख्या जो आपने चुनी वह एक संख्या चुनी है। और अब समझिए कि एक संख्या जो आप चुन रहे हैं, ऐसे समझिए कि आपका प्रायिकता क्या होता है, आपका प्रायिकता होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अब अनुकूल घटनाएं कितनी हैं, आप समझिए कि यहाँ 8 संख्या है तो कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 से कटती है। एक संख्या 4 है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, और 8 जो है ये भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो जब हम 8 संख्याओं का सैंपल ले रहे हैं तो हमको मिल रही है 2 घटना ऐसी जिसमें जो है सभी ये 2 संख्याएं जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, और कुल घटनाएं कितनी है, 8। ठीक है, तो कुल घटनाओं की जगह आपको पता है कि अगर हम संख्या चुने इन 8 संख्याओं में से तो कोई भी संख्या आ सकती है, तो कुल घटनाएं 8 हो गई। और ऐसी घटना जो हमारे फेवर में है कि 4 से ऐसी संख्या हम ले लें जो 4 से कट जाए, तो ऐसी संख्याएं 2 हैं तो यही 2 ली जा सकती हैं, तो अनुकूल घटना हो गई 2। तो 2/8 ये आ जाएगा कितना, 1/4। इस तरीके से ये इसकी प्रायिकता हो जाती है। ठीक, आप मन में कहीं जान रहे होंगे कि यहाँ 1/4 होगा, लेकिन जो है थोड़ा सा लॉजिक जो है, इसी तरीके से अगर आप 12 संख्याएं लेते हैं तो 3 संख्या आपको मिलने लगेंगी जो अनुकूल होंगी और कुल घटनाएं 12 हो जाएगी। 16 संख्या लेंगे तो 4 संख्याएं मिलने लगेंगी, 4/16। तो हमेशा जो आपका आएगा वो यही आएगा, 1/4 आएगा। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि किसी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/4, यानी कि 25% चांस है कि कोई भी संख्या 4 से कटती। इसके बाद देखिए तो संख्या 3 है, 3 सही 3/8 के घाते 1/3 का मान है। अब किसी के घात में 1/3 लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है कि उस पे 3 घात की करनी लगी हुई है। जैसे अभी तक स्क्वायर रूट हम जानते हैं, तो इसमें जो है घात लिखा नहीं जाता है, जहां लिखा नहीं जाता वहां घात 2 होती है, और जनरली करनी आपको यही देखने को मिलती है या 3 घात की देखने को मिल जाती है। ठीक, तो जहां इस 2 घात की करनी को हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या के घाते 1/2, और जहां पे ये 1/3 लिखा गया है ब्रैकेट के ऊपर, वहां लग जाता है 3 घात की करनी। अब 3 सही 3/8 है तो इसको भिन्न के रूप में लिखिए, तो 8 त्रिक 24 धन 3 कितना हो जाएगा, 27/8। और इसको कितना लिख सकते हैं, अब 27 को लिखा जा सकता है 3 का क्यूब, और 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब। अब देखिए अंश में भी क्यूब है और हर में भी क्यूब है, और करनी जो का त्यों लिख दीजिए। तो अब जो हमारे घात के नियम होते हैं, अगर ए अंश और हर में दोनों में सेम घात है तो अंश और हर को ऐसे लिखिए और वो घात पूरे पे लगा दीजिए। तो पूरे पे लगा दिए, यहाँ 3 घात हो गई और करनी भी 3 की है, तो ये संख्या जो है भिन्न जो है वो बाहर आ जाएगा।
और ये 3 घात जो है करने की घात से कट जाएगी और हमको मिल जाएगा 3/2। 3/2 को क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, देखिए 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे सारी चीजों को। इसके बाद देखिए संख्या 4 है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। अब देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपको खुद से दिमाग लगाना है। किसी संख्या के वर्गमूल में, ठीक, कोई संख्या है और उसका वर्गमूल लिया गया और जो संख्या प्राप्त हुई, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो 2 अंक हैं वर्गमूल में। ठीक, अब समझिए कि वह संख्या 1 अंक की होगी या 2 अंक की होगी, 2 अंक की होगी या 3 अंक की होगी, 3 अंक की या 4 अंक की होगी, 4 अंक या 5 अंक की होगी। तो ये आपको कहीं इसका कोई सटीक सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको वैसे हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि किसी संख्या का वर्गमूल हमने लिया और जो वर्गमूल हमको प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 2 अंक का। अब ये जो वर्गमूल प्राप्त हुआ तो 2 अंक की संख्या कहां से कहां तक होती है? 10 से शुरू होती है 2 अंक की संख्या 9 के बाद और ये संख्या जाती है 99 तक। ठीक, अब संख्या का वर्गमूल लेने के बाद ये 10 आया है, यानी कि अगर 10 किसी संख्या का वर्गमूल है तो इसका वर्ग क्या रहा होगा? इसका वर्ग जो होगा 10 का वर्ग अगर किया जाए तो वर्ग जो आएगा वह आएगा 100। और इसी तरीके से 99 का आपको टफ लग रहा होगा तो 100 का कर लीजिए, 100 का वर्ग करेंगे, 100 का वर्ग आप करोगे तो कितना आएगा? 1 के आगे 4 शून्य, यानी कि ये आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी इससे पहले जो संख्या होगी वह 4 अंकों की संख्या होगी। 4 अंकों की संख्या, यानी कि जो 99 का वर्ग होगा वह 4 अंकों की संख्या होगी। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है 3 अंक की संख्या है, 10 का वर्ग यानी कि 100, और आप देख रहे हैं कि जो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है उसका वर्ग जो है वह 4 अंक की संख्या, यानी कि ये जो हमारी संख्या होगी वह 3 अंक से 4 अंक की संख्या होगी। इस तरीके से ये आपने निकाल लिया, 3 अंक या 4 अंक की संख्या होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से चतुर्भुज नहीं है। कौन सा चतुर्भुज नहीं है? देखिए वर्ग एक चतुर्भुज होता है, आयत भी एक चतुर्भुज होता है, समलंब भी एक चतुर्भुज होता है और समकोण आप देख रहे हैं ये क्या होता है? ये 90 अंश का कोण होता है। तो ये चतुर्भुज तो है नहीं, ये कोण है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कौन चतुर्भुज नहीं है, तो जो नहीं है वही सही होगा, तो ऑप्शन डी सही हो गया। इस तरीके से 5 बहुविकल्पी आपने कर लिए और पांचों आपने सही कर लिया होगा, उम्मीद है। अब इसके बाद हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, रूट में है 81 और बटे रूट में है 0.09। तो रूट 81 तो आप सोच रहे होंगे कि सीधे सीधे इसको लिख दिया जाए 9, लेकिन थोड़ा सा अभी पेशेंस रखिए। इसको आप ऐसे लिखिए, जब ऊपर नीचे दोनों करनी है तो पूरे पे करनी लगा लीजिए, 81 बटे 0.09। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करिए, दशमलव हटा दीजिए, दशमलव अच्छा नहीं लग रहा है। अब दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। 81 में 100 का गुणा होगा, 81 100 हो जाएगा, और 0.09 में जब 100 का गुणा होगा तो 0.2 स्थान खिसक जाएगा और आ जाएगा क्या, 9। अब इसके बाद 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को 9 9 81 होता है, तो ये 90 गुणे 90 हो जाएगा और नीचे 3 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर हो जाएगा 90 का स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 90 बटे 3 का स्क्वायर। अब ये वर्ग जो करनी लगी है ये हट जाएगी और ये हो जाएगा कितना, 90 बटे 3, यानी कि कितना आ जाएगा मान, 30। इसका जो वैल्यू आ जाएगा वह 30 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे आप आसानी से।
एक 9 में भाग हो रहा है, देखिए किससे, 0.3 से। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा मान। अब इसके बाद देखिए बड़ी संख्या में अगर आप 0 और 1 के बीच की संख्या से भाग देंगे तो उस संख्या का मान और बढ़ जाता है, तो वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बाई कॉस 90 माइनस थीटा का मान बताइए। तो बहुत ही आसान है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए जहां पे साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो वहां पे आप लिख सकते हो कॉस थीटा के, यानी कि अगर कहीं पे लिखा है साइन 90 माइनस 15 डिग्री तो वो हो जाएगा कॉस 15 डिग्री के बराबर। ठीक, और कहीं पे अगर लिखा हो कॉस 90 माइनस थीटा तो ये कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो बहुत ही आसान है, 90 अंश पे जो है 90 अंश से कम पे साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है, तो कुछ यहाँ पे याद करने की विशेष जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो हमको सॉल्व करना है वो देखिए आप, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, इसके जगह लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा बाई कॉस 90 माइनस थीटा, ये बराबर होगा किसके, साइन थीटा के। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर कॉस थीटा है और नीचे कॉस थीटा है, ऊपर सब गुणे में है तो ये क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। अब धन यहां भी अंश में सब गुणे में है, नीचे हर में साइन थीटा है, साइन थीटा कट जाएगा, साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में हो जाएगा, यहाँ हर में कुछ बचा नहीं है तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का गुणा कॉस में तो कॉस स्क्वायर थीटा। और अब आपको पता है ये सर्वसमीका होती है। ठीक, जहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो वहां पे ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका सर्वसमीका होती है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है। थीटा का कोई भी मान यहाँ पे रख दीजिए, इन दोनों का जो योग होगा वह हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक, तो बहुत ही आसानी से इसका मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 1। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के बारे में यहाँ पे, तो एक लंबवृत्तीय बेलन की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये हो गया आपका लंबवृत्तीय बेलन सिलेंडर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो 14 ये हो गया क्या, हाइट, ऊंचाई, और आपको क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ पे ऊंचाई हमको पता है 14 है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है कितना, 88। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, ये जो कर्व्ड एरिया है इसका क्षेत्रफल आपको दिया है, ये ऊपर और नीचे का एरिया जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, जो जैसे आप गिलास पकड़ रहे हैं तो गिलास जहां पकड़ रहे हैं यही आपका क्या है, ये कर्व्ड एरिया है, और नीचे का एरिया छोड़ दिया गया और ऊपर का खाली है। तो ये समझ लीजिए कि ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठीय कर्व्ड एरिया का जो है आपका क्षेत्रफल जो होता है वही आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार का जो परिधि हो गया, वृत्त का परिधि 2 पाई r, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, और इसमें गुणा कर दीजिए आप ऊंचाई से इंटू h, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दिया गया है 88 के बराबर।
और h का मान हमको पता है 14 है, तो वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए। 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r, और ज्यादातर प्रश्न में आप पाई की वैल्यू 22/7 रख पाओगे। ठीक है, आप ट्राई करिएगा कि एकदम लास्ट में रखें, लेकिन जब आपको दिखे जैसे यहाँ पे 14 दिख रहा है तो आप क्या करिएगा 22/7 जो है मान रख दीजिएगा। ऐसी संख्या हमको दिख रही है जो 7 से कटने वाली, तो 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, और 2 का गुणा 22 में होगा तो 44, और 44 का 2 में गुणा होगा तो 88। 88 गुणे r बराबर 88, तो r बराबर हो जाएगा 88/88, यानी कि मान कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये r हमारा जो हो जाएगा आधार का त्रिज्या, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। और जो आपका यूनिट है उसको जरूर लिखिएगा, ताकि जो है एग्जामिनर जिसके ना जो कॉपी चेक करे वो आपको पूरे नंबर दे। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 का गुणनखंड करें। तो गुणनखंड बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे देखिए, x² - 3x - 10 बराबर 0। अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास ax² + bx + c बराबर 0। अब जितने भी द्विघातीय समीकरण होते हैं जहां पे घात x की 2 होती है वो इसी फॉर्म में होते हैं, इसी रूप में होते हैं। कहीं पे a का मान जैसे बस केवल a b c का मान बदलता है। आप जैसे यहाँ a का मान 1 रख दीजिए और b का मान -3 रख दीजिए और c का मान -10 रख दीजिए, आपको ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे a का मान कितना है 1 है, b का मान -3 है और c का मान है -10। अब हम लोग क्या करते हैं, a इंटू c का मान हम देखते हैं कितना आ रहा है। तो a इंटू c, a इंटू -10, तो -10 आ रहा है। अब जो हमारे पास b का मान है -3, इसको हम दो मानों में इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जोड़ने पे -3 के बराबर आ जाए। उन दो पदों को हम जोड़े, दो संख्याओं को, तो जोड़ने पे -3 आए और गुणा करने पे -10 के बराबर आए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, सोचिए अपने मन में, यही दिमाग यहाँ पे लगाना होता है कि -3, और देखिए जो गुणा है वह नेगेटिव में आना चाहिए और जो जोड़ है वो भी नेगेटिव में आना चाहिए। जब हम जोड़ते हैं दो संख्याओं को, संख्या नेगेटिव में आती है, इसका मतलब बड़ी संख्या नेगेटिव में होगी, और गुणा करते हैं तो संख्या अगर नेगेटिव में आ रहा है गुणनफल, तो इसका मतलब जो है कि कोई एक संख्या पॉजिटिव होगी कोई नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है, हमको बड़ी संख्या को नेगेटिव रखना है और छोटी संख्या को पॉजिटिव। तो -5 और 2 जोड़ेंगे तो -3 और गुणा करेंगे तो -10। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सिंपली जहां पे लिखा है -3x, अब इसको हम लिख सकते हैं -5x - 2x -10 बराबर 0। अब इतना सब कुछ हमने क्यों किया, क्योंकि अब ये जो 3 पद थे उसको 4 पद में हम लिख पाए और 2-2 पद में कुछ कॉमन ले पाए। देखिए पहले 2 पदों में क्या कॉमन है, यहाँ पे x x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -5। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, यहाँ तो x दोनों जगह है नहीं, संख्या है केवल, तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे बचेगा x -5। अब एक बात आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि x -5 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जो दोनों जगह होता है उसको हम कॉमन लेते हैं, बाहर निकालते हैं। x -5 को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे -2 बराबर 0। यही गुणनखंड हो गया। जो संख्याएं यहाँ पे घटाने के रूप में लिखी थी उन संख्याओं को, मतलब ये जो बीजीय व्यंजक है उसको हमने कैसे गुणे के रूप में लिख दिया। ये आपका हो जाता है यहाँ तक गुणनखंड। और इसके बाद यहीं पे अगर बोले कि हल कीजिए, यहीं पे लिखा रहेगा हल कीजिए, तो अगर हल करने को बोला है तो यहीं पे आपको एक लाइन और निकाल देना है, 2 लाइन, x का मान आ जाएगा। यहाँ पे x का मान 5 होगा और एक मान x का -2 होगा। x की 2 वैल्यूज यहाँ पे निकल के आती हैं क्योंकि द्विघातीय समीकरण है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आप सीख पा रहे हैं एक ही प्रश्न में। जितना इंफॉर्मेशन, जितना कॉन्सेप्ट मैं आपको दे सकता हूं दे रहा हूं इसी मॉडल पेपर में, ताकि कहीं भी आपसे कोई गलती ना हो। उम्मीद है कि पसंद आ रही होगी आपको क्लास, तो इसको कमेंट करके आप बताइएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। देखिए यदि वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न। वृत्त का व्यास जो है
वो होता है 2r, 2 गुणे त्रिज्या, और ये है 14। r कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हमको मिल गई 7 सेंटीमीटर और परिधि हमको निकालना है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो आपको पता है 2πr होती है। 2 इंटू पाई 22/7, r की वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया, परिधि आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। बहुत ही आसानी से इसको कर लिया, 1 नंबर का प्रश्न था। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आकृति होती है। देखिए वर्ग तो हम लोग सभी जानते हैं, वर्ग में क्या होता है कि आपका सभी जो भुजा होता है वह बराबर होता है। इसी तरीके से इसमें भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन एक चीज आप इसमें ध्यान देंगे, क्या होता है कि इसमें जो होता है सभी कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। ठीक, तो सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 अंश के नहीं होंगे। अगर 90 अंश के हो गए तो उसको हम क्या कहने लगेंगे, वर्ग कहने लगेंगे, स्क्वायर कहने लगेंगे उस आकृति को। और यहाँ पे सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के, और ये देखिए बड़ा कोण इस बड़े कोण के बराबर। ठीक, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको बस एक लाइन में लिख देना है। क्या लिखना है, लिखना है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है, अब यहां पे भुजा से नहीं निकलता है, यहां पे निकलता है इसके विकर्णों से। अगर इसका ये विकर्ण d1 है और ये विकर्ण की लंबाई d2 है, तो इन दोनों के गुणनफल का जो आधा होता है वही आपका होता है इसका क्षेत्रफल, d1/d2/2। ठीक, तो इस तरीके से ये होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा एक लाइन में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, और इस तरीके से d1/d2, d1 इंटू d2/2, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और इस तरीके से ये 11 प्रश्न आपके 11 नंबर के बिल्कुल सही हुए होंगे, उम्मीद करता हूं। इसको देख लीजिए कितने नंबर के आपके हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, यानी कि 2 नंबर के प्रश्न यहाँ पे आपके स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पे आपको कई स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है प्रश्न, और उसमें भी दिक्कत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे बिल्कुल हो जा रहा है। तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहली बात, ये देखिए प्रश्न संख्या 12 जो है, इसको आप सॉल्व करिए। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। अब ये आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पे, इसका मध्यांक निकालना है। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे हिंदी में। अब मध्य अंक, मध्य का अंक, जब अंक की बात हो रही है तो एक नंबर की बात हो रही है। एक नंबर कोई आपको फाइंड आउट करना है इसमें दिए गए नंबर्स में से, तो वो क्या होता है, मध्यांक का मतलब होता है माध्यिका। ठीक, मध्यांक लिखा रहे या माध्यिका लिखा रहे, बात एक ही है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको पता चले माध्यिका निकालने आ रहा हो और आप हिंदी में ही कंफ्यूज हो गए कि क्या निकालना है। ठीक, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे माध्यिका जब आपको निकालना है तो सबसे पहले माध्यिका में जो मैंने आपको काम बताया, जो करना होता है, फर्स्ट स्टेप, संख्याओं को एक क्रम में लगा लीजिए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या तो बढ़ते हुए लगा लीजिए या तो घटते हुए लगा दीजिए, कैसे भी लगा दीजिए, लेकिन अरेंज करना है आपको। अब समझिए यहाँ पे सभी संख्याएं 2 अंक की मुझे दिख रही हैं, और सबसे छोटी संख्या है 2 अंक की 10, और 10 कितनी बार दिख रहा है, 1 और 2 बार, और कहीं 10 नहीं दिख रहा है। इसके बाद मुझे कौन सी संख्या यहाँ पे दिख रही है, 11, और 11 कितनी बार दिख रहा है यहाँ पे, 11 एक बार और आ रहा है। तो जितनी बार जो संख्या आए उतनी बार आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए 11 के बाद क्या 12 यहाँ पे आ रहा है, तो 12 नहीं आ रहा है। इसके बाद जो है मुझे संख्या दिख रही है 13, वो भी एक बार केवल, तो एक बार 13, और इसके बाद 14 दिख रहा है, तो ये हो गया 14। 14 के बाद आप देखिए यहाँ पे 15 है, और 15 भी एक ही बार है। इसके बाद देखिए 16 है, और 16 भी हमारा एक ही बार है,
और फिर 17 है, 17 दो बार है, और फिर 18 है और 19 है। तो अब यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं हमको दी गई थी, 4, 4 8, 2 10, 2 12, 12 संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 4, 4 8, 4 12। ठीक, तो बहुत ही आसानी से हमने इनको क्रम में लगा दिया और संख्याओं की संख्या कितनी है, 12 है। और ये क्या होता है, सम होता है, इवन होता है। ठीक, इवन है, सम है, तो इसका मतलब क्या है, माध्यिका का फॉर्मूला इवन वाला लगेगा। ठीक, तो माध्यिका का दो फॉर्मूला होता है, सम के केस में अलग लगता है और विषम के केस में अलग लगता है। जब सम आंकड़े दिए रहते हैं तो लगता है n/2 वे पद का मान धन n/2 धन 1, ये धन 1 अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा, वे पद का मान, और दो पदों के योग का आधा यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि कोई एक एग्जैक्ट पद हमको बीचों बीच मिलता नहीं है। अब इसके बाद समझिए, यहाँ पे n की वैल्यू है 12, 12/2 यानी कि छठवें पद का मान, और ये n/2 धन 1 यानी कि सातवें पद का मान, और बटे 2 छठवां पद का मान कहाँ पे आप देखोगे, जो आपने क्रम से लगाया, इसीलिए क्रम से लगाया गया है कि जब यहाँ पे हमको पदों को गिनना हो तो यहीं पे हम क्रम वाले में गिनेंगे, 1 2 3 4 5, छठवां पद 14, सातवां पद 15। तो छठवां पद हमारा क्या हो गया, 14 और धन 15, 14 धन 15/2 यानी कि ये कितना हो गया, 29/2 यानी कि मान आ गया 14.5। वैल्यू हो गई, हमारा जो मध्यांक आ जाएगा माध्यिका वह हो जाएगा 14.5। ठीक है, इधर से आप 5 संख्याएं छोड़ दीजिए, इधर से 5 संख्याएं छोड़ दीजिए, ये दोनों बीच में जो है इनका यहाँ पे दोनों का योग करके आधा कर दीजिए, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके से आपको लिखना एग्जाम में इसी तरीके से है, बस हिंदी में ही लिखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप सभी लोग समझ पाए बहुत ही आसानी से। और माध्यिका में जो प्रश्न आता है, एक तो ये आपके आंकड़े दिए गए हैं और एक आंकड़ा और बारंबारता दोनों दिया रहता है, वह भी पूछता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, एक कक्षा में 18 बच्चे हैं, इनमें से 8 लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनने पर लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका, एक क्लास में 18 बच्चे हैं, 8 लड़के हैं, तो यहाँ पे अगर हम निकालें लड़कियों की संख्या तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लड़कियों की संख्या, तो कुल संख्या कक्षा में 18 है और लड़कों की संख्या कितनी है, 8, तो लड़कियों की संख्या आ गई 10। इसके बाद बोल रहा है कि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनने पर लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक विद्यार्थी कोई ऐसे ही चुना जा रहा है बिना देखे, समझ लीजिए। ठीक है, जैसे रोल नंबर के हिसाब से बोल दिया गया कि रोल नंबर 10, तो रोल नंबर 10 अब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि प्रायिकता हमारी क्या होती है, प्रायिकता कैसे निकालेंगे। प्रायिकता होता है हमारा अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं। अब अनुकूल घटना हमारे क्या है, अनुकूल घटना हमारे ये होगी कि हमने जिसको चुना है वह लड़की निकले, तो लड़की कितनी बार निकल सकती है, देखिए 10 लड़कियां हैं, तो इसी 10 में से कोई भी निकल जाए तो हमको तो लड़की ही केवल चाहिए, तो यहाँ पे लड़की यहाँ पे जब निकल गई तो ये हो गया हमारा क्या, अनुकूल घटना 10। और कुल घटनाएं कितनी है, कुल बच्चे 18 हैं, तो जो 18वां रोल नंबर है उसमें से कुछ भी आ सकता है, तो कुल घटना जो घटित हो सकती है हर एक घटना अलग होगी। ठीक, तो 18 घटनाएं कुल घटित हो सकती हैं, जिसमें से 10 घटनाएं ऐसी हमारे अनुकूल हैं, तो 10/18 हो गया, ये ऊपर नीचे 2 से काट दीजिए तो 5/9, ये आपको प्रायिकता मिल जाएगा कि अगर आप एक विद्यार्थी चुन रहे हो तो वो लड़की निकले। इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये आपने कर लिया। 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना था और आप 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, किसी शंक्वाकार बर्तन की धारिता आयतन 616 सेंटीमीटर क्यूब है,
यदि उस बर्तन की त्रिज्या 7 सेमी हो तो बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब एक शंक्वाकार बर्तन है, ठीक, तो शंक्वाकार बर्तन, शंकु का आकार आप जानते हैं, तो समझिए कि ये आपका जो जोकर वाली टोपी होती है उसको उल्टा कर दीजिए, तो कोन में आपको क्या मिलता है, कोन में आपको मिलता है आइसक्रीम। तो अगर इस तरीके से भरा हो यहाँ पे देखिए, मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं, ये देखिए, ये आपका जोकर वाली टोपी को आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, या आइसक्रीम वाला सोच सकते हैं। अब इसमें कुछ भी, मतलब जितना इसमें मान लेते हैं तरल, मान लेते हैं पानी ही भरा जा रहा है, तो जितना इसमें पानी आ सकता है वही इसकी क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी, ठीक। तो वही बताया गया है कि किसी शंक्वाकार बर्तन की धारिता, और धारिता किसके बराबर होता है, उस जो हमारा आकृति है उसके आयतन के बराबर। तो इसका आयतन बराबर, देखिए आयतन लिखा भी है 616 सेंटीमीटर क्यूब है। इस बर्तन की त्रिज्या 7 सेमी है, तो बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका आपका त्रिज्या जो दिया गया है, आर का मान जो दिया गया है, आर बराबर 7 दिया गया है, और ये लंबवत ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक। तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को समझ गए, आधा काम यही खत्म हो जाता है जब आप प्रश्न समझ जाते हैं। फिर आपका दिमाग वाला पार्ट जो है, जो आपने सीखा है वह आपको यहाँ पे लगाना है। अब देखिए यहाँ पे कि शंक्वाकार बर्तन है, धारिता है, तो आयतन बराबर हमको दे दिया गया है, शंकु का आयतन बराबर हमको दे दिया गया है कितना, 616, और त्रिज्या हमको दे दिया गया है। अब देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, ये होता है जितना बेलन का होता है उसका 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर है 616। आर का मान हमको पता है 7 है, तो पाई का मान रख दीजिए 22/7, और ये 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर है, इंटू एच बराबर 616। 7 से 7 कट जाएगा और इसके बाद 3 उधर जाएगा, ठीक। तो h बराबर लिख सकते हैं 616, 3 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा 3, और यहाँ पे ये देखिए 22 इधर आएगा और ये 7 भी इधर भाग में आ जाएगा, इधर सब गुणे में थे, इधर आएंगे भाग में हो जाएगा। अब देखिए 22 जो है 11 से कटता है 2 बार में, और 616 को काटेंगे तो 5 और 6 56 बार में कट गया, और 7 से काटिए तो 7 अट्ठे 56, 8 बार में, और 2 से 8 को काटिए तो 4 बार में, और 4 गुणे 3 यहाँ पे बच गया, तो कितना आ जाएगा 12, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरीके से ऊंचाई हमको निकालना था, ऊंचाई हमने निकाल दिया बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके के प्रश्न आप जो हैं बहुत ही आसानी से कर पाओगे। प्रश्न जो है आप खुद से ट्राई करिए, प्रश्न पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए, ठीक है। किसी की भी बैक नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, ये मैं आप लोग को वार्न कर रहा हूं, और बिल्कुल लगेगी भी नहीं। आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बुरा लगता है अगर किसी प्रशिक्षु की बैक लगती है, और सबसे अधिक मैथ और इंग्लिश में ही लगती है। तो मैथ और इंग्लिश इसलिए मैंने अपने हाथ में लिया है कि किसी की बैक नहीं लगने दूंगा। तो अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए प्रश्न क्या 15 है, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। अब 700 रुपए हैं, ये सोचिए कि आपको, आपके 2 दोस्त हैं जिनमें देना है, और इस तरीके से देना है कि पहले दोस्त को जो दिया है उसका अगर 40% निकाला जाए, हाँ उसका 40% निकाला जाए, और जो दूसरे दोस्त को आपने दिया है उसका 60% निकाला जाए, तो जिसको आपने पहले दोस्त का जिसका 40% आप निकाल रहे हो, वो फिर भी क्या है, वो अधिक है। कितना अधिक है, 80 अधिक है, ठीक है। 40% ही उसका आप कंपेयर कर रहे हैं, तब भी 80 अधिक मिल रहा है। तो अब मान लीजिए कि माना एक भाग x है, तो अब 700 का एक भाग जब आपने x मान लिया, आपने 700 में से x रुपए किसी को दे दिए, तो अब बचा क्या, 700 माइनस x। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा भाग 700 माइनस x
होगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे समझिए कि प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, उसी से आपको समीकरण बनाना है। बोल रहा है कि एक भाग का 40%। ठीक है, तो पहले भाग का 40%, ये कितना हो जाएगा, पहला भाग कितना है x, और इसका 40%, यानी x का 40%। तो किसी का भी अगर 40% निकालते हो आप, तो का मतलब होता है गुणा, तो x गुणे 40, और प्रतिशत का मतलब होता है अगर प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो 1/100 से गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, और इसको 4x/10 लिख लीजिए। अभी इसको और आगे हम नहीं काट रहे हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरा भाग, दूसरा भाग का 60%। तो दूसरे भाग का 60% कितना हो जाएगा, दूसरा भाग है 700 माइनस x का 60%, यानी कि गुणा और 60%। तो ये कितना हो जाएगा, 700 माइनस x गुणे 60/100, शून्य से शून्य काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 700 माइनस x, या गुणा ही कर दीजिए 6 से, तो ये हो जाएगा 7×6 = 4200 और माइनस 6x/10। ये हो गया दूसरा भाग। अब आपसे प्रश्न में जो बोल रहा है कि एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यानी कि पहले भाग के 40% में से, यानी कि 4x/10 में से अगर हम घटा दें दूसरे भाग का 60%, यानी कि 4200 माइनस 6x/10, अगर ये घटा दिया जाए तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए 80 के बराबर। ठीक, अब इसके बाद सॉल्व करिए। देखिए पूरे के बटे क्या है, यहाँ भी बटे 10 है और यहाँ भी, तो पूरे के बटे 10 लिख लीजिए, और ये हो जाएगा 400x, और ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस 4200, और ये 600 जो 6x जो है वो धन 6x हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में, और बराबर 80। अब 10 है यहाँ बटे में, इस 10 को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा 4x और 6x, 10x माइनस 4200 बराबर 10 का गुणा 80 में होगा, तो हो जाएगा 800, और 10x बराबर हो जाएगा 4200, इधर जुड़ जाएगा 800 में, तो 5000। x का मान कितना हो जाएगा, 5000/10, तो कितना आ जाएगा x का मान 500, यानी कि एक भाग आपका हो गया 500, और दूसरा भाग कितना हो जाएगा 700 माइनस 500, 200 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका मान यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, अब पहले भाग का 40% आप निकालोगे तो 200 आएगा, और दूसरे भाग यानी 200 का 60% 120 आएगा, और 200 में से 120 घटाओगे तो 80 बचेगा। ठीक, तो वही 80 यहाँ पे दिया हुआ था। तो बिल्कुल सही है, आपने मन में कैलकुलेशन करके देख भी लिया, आपने बिल्कुल सही निकाला है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB पैरेलल है CD के तथा AD परपेंडिकुलर है DC के। यदि AB 20 सेंटीमीटर तथा BC 13 सेंटीमीटर तथा DC 25 सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समलंब चतुर्भुज, ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने के एक युग्म जो होता है समांतर होता है, 4 भुजाएं होती हैं। एक युग्म मतलब एक पेयर आपका पैरेलल होगा और एक पैरेलल नहीं होगा। अब बोल रहा है यहाँ पे, देखिए फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको खुद से इसमें। तो देखिए AB पैरेलल है CD के, तो बनाइए यहाँ पे AB पैरेलल है CD के। ठीक, तो AB पैरेलल CD के इस तरीके से बनाइए, और ये AB हो गया और C और D हो गया। अब क्या बोल रहा है कि AD जो है, A को अगर D से मिलाया जाए, A को अगर D से, तो यानी कि ये AC इधर रहेगा, ये AB और CD। ठीक, ABCD इस तरीके से बनेगा ना चतुर्भुज। तो ये हो गया आपका। अब
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि AD जो है परपेंडिकुलर है DC के, AD भुजा है DC भुजा पर परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल इनको बराबर में बनाइएगा। जहां से ये लाइन शुरू हो रही है वहीं से ये भी लाइन, तो ये परपेंडिकुलर आ गया। बोला है यहाँ पे कि AD परपेंडिकुलर है इस DC भुजा के, और इसको BC को मिला दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कि AB हमारा 20 सेंटीमीटर है और DC जो है 25 सेंटीमीटर है। AB 20 सेंटीमीटर, DC 25 सेंटीमीटर, और जो BC है इस भुजा की लंबाई दी है 13 सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। अब देखिए समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, आधा किसका, जो दो पैरेलल भुजाएं हैं, अगर उसकी एक की लंबाई A है और दूसरी की लंबाई B है, तो दोनों समांतर भुजाओं का योग, लंबाइयों का योग, और गुणे उनके बीच की दूरी h। मतलब अगर ये दूरी जो है h है, ठीक, अगर मान लेते हैं ये E पॉइंट है, तो जो BE है उसकी लंबाई, तो ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। तो इस समलंब का क्षेत्रफल आप समझिए कि आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको A पता है, B पता है, ठीक, और आपको H नहीं पता है, तो H यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब H निकालने के लिए आप समझिए यहाँ पे जब आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो जो AB की लंबाई है वही DE की लंबाई होगी, DE की लंबाई बराबर AB की लंबाई होगी, क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर है और यहाँ भी परपेंडिकुलर है, तो ये भुजाएं पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर है इसके, तो ये भी परपेंडिकुलर इसके, तो ये भी आपस में दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। तो जितनी दूरी इसने चला है उतना दूरी ये भी चली है, ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से ये दूरी, ठीक। तो अब ये बचा कितना, ये पूरा 25 है, तो अब जो EC हो जाएगा, EC हो जाएगा 25 माइनस 5, 25 माइनस 20, यानी कि 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस भुजा का जो मान हमको मिल गया, ये जो हो गया, ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर मिल गया, तो इस त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण 13 का स्क्वायर 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा EC का स्क्वायर, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी कि BE का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 169, ये 25 BE का स्क्वायर, और ये हो जाएगा BE का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25 144, BE बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 144 का वर्गमूल लेंगे तो ये जो ऊंचाई मिल गई हमको, कितना मिल गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर मिल गया। तो यहीं पे एरिया वाले फॉर्मूले में रख दीजिए 1/2, A है 20, B है 25, और दोनों के बीच की दूरी है 12, 2 से काटिए 6 हो गया, 20 और 25 को जोड़ दीजिए 45, 45 गुणे 6 कर लीजिए, 6 25 30, हासिल लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 270। तो ये बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे समलंब चतुर्भुज का यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालना था, और बहुत ही आसानी से आप जो है निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो है फिगर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, एक बार दो बार आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये अच्छे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा। किसी वृत्त के में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब समझिए बता रहा है कि एक वृत्त है और उस वृत्त में क्या है, एक 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ठीक। तो ये हमारा वृत्त हो गया,
और इस वृत्त में आप समझिए कि ये एक जीवा है, जीवा का नाम दे दीजिए ए और बी दे दीजिए, ठीक। ए बी हो गया और ये केंद्र ओ हो गया, ठीक। जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है कि किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो ए बी की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो गई। अब जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जो है 6 सेंटीमीटर का है, यानी कि ओ, और इसको अगर एम बोले तो ओ एम कितना है, ओ एम है 6 सेंटीमीटर का। अब एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नियम होता है कि किसी भी वृत्त में अगर केंद्र से जीवा पे लंब डाला जा रहा है तो वो लंब तो होता ही है, साथ ही साथ जो है वो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। एम बराबर एम बी के हो जाएगा, ठीक। और दोनों का योग क्या है, एम धन एम बी, ये कितना है 16 के बराबर है जैसा कि दिया गया है। तो एम की जगह आप एम बी की जगह एम भी लिख सकते हैं। तो 2 एम बराबर 16, तो एम बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आप समझ गए, ठीक है। तो ये 16 है पूरा, तो ये 8 8 हो जाएगा सिंपली। अब इसके बाद देखिए बोल रहा है कि वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब व्यास अगर आपको निकालना है तो अगर आप त्रिज्या निकाल लेते तो व्यास निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका त्रिज्या है क्या, ओ और ए को या ओ या बी को मिला दीजिए आप, तो ये होती है आपकी त्रिज्या। तो यहाँ पे ओ और ए को मिलाएंगे हम, तो देखिए एकदम परफेक्ट तो बन नहीं पा रहा है, लेकिन आप समझिए कि ओ और ए ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओ और ए ये त्रिज्या हो जाएगा आपका, और ये 90 अंश का कोण है। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो त्रिभुज ओ ए एम है ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ओ ए एम एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण जो कि है त्रिज्या आर का स्क्वायर बराबर आधार 8 का स्क्वायर धन लंब 6 का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर बराबर हो गया 8 का स्क्वायर 64 और ये 36, 100 के बराबर। आर का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ये दोनों का योग 100 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 10 आ जाएगा। और आपसे त्रिज्या ही नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है व्यास। व्यास क्या होता है 2r होता है, तो 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। व्यास का मान क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, और ये आसानी से आपने हल कर लिया। फिगर देखिए, आपका इंटरेस्ट जगाइए। देखिए यहाँ पे जब आपको समझ में आ रहा होगा तो इंटरेस्ट भी बन रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 18 है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण एडीसी 140 अंश है तो कोण बीएसी ज्ञात कीजिए। ये देखते ही आपको प्रश्न जो है आपको क्या निकालना है, कोण बीएसी, कोण बीएसी ये वाला कोण निकालना है, ठीक। अब आपको एक कोण दिया गया है एडीसी 140 अंश, ठीक है। क्षेत्र में वो वृत्त का केंद्र है, एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, एडीसी 140 अंश दे दिया गया है। तो अब कोण बीएसी निकालना है, और ये देखते ही आपको इस प्रश्न को आपको सॉल्व कर लेना है मन ही मन में। अगर आपका ये फिगर अच्छा है तो आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। कैसे, अब देखिए एबीसीडी जब बोल दिया चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, और ये 140 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 अंश। दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो ये 140 है तो ये 40 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए सी बी में ये ए बी क्या है, ए बी अगर त्रिभुज ए बी सी में देखा जाए, ये वाला त्रिभुज ए बी सी में ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज में आप देखोगे तो ये त्रिभुज में ए बी क्या है, ये व्यास है, ठीक। ए बी व्यास है, तो ए बी जब व्यास है तो अब यहां पे समझिए कि जो व्यास के द्वारा परिधि पे बना कोण होता है वह 90 अंश का कोण होता है, या बोलते हैं अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का कोण होता है। अब ये ए बी जो है ये
वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि फिगर में आधे में ही क्या है, त्रिभुज बना हुआ है। तो जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है परिधि पे, वो 90 अंश का होता है। अब ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो बचा कितना, 90, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है किसी भी त्रिभुज में। तो ये 90 और ये 40, 130 हो गया, और कितना जोड़ दिया जाए कि 180 हो जाए, 50 अंश। तो ये आपका 50 अंश हो जाएगा। यहां से कोण BAC 50 अंश हो जाएगा। देख करके ही सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे क्या है, लिखना है, 2-3 लाइन लिख लेना है। ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 140 अंश होता है। तो इन दोनों कोणों को लिखिएगा, योग 180 अंश के बराबर दिखाइएगा, इस कोण का नाम लिखिएगा। बस यही आपको करना है। उसके बाद जो है दूसरे स्टेप में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग दिखा देना है। पहले बताना है कि ये कोण 90 अंश का होगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये फिगर वाले प्रश्न जो हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रमेय पता होने चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद है कि यह जो आपका मॉडल पेपर है आपको बहुत ही अधिक पसंद आया होगा। कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, जितने लोग आपने देखा है, इतना टाइम आपने साथ में प्रैक्टिस किया है, तो आप कमेंट जरूर करिए कैसी लगी क्लास, और इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, मैं इतने मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मेहनत मेरी तभी सफल है। आपका तो आप नंबर पा जाओगे, आपकी मेहनत सफल हो जाएगी, लेकिन मेरी मेहनत थोड़ी सी आप सफल करिए कि शेयर करिए। ठीक है, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, टेलीग्राम पे, और जितने भी आपके खास मित्र हैं उनमें शेयर करिएगा। और इसकी PDF मैं आपको बता देता हूं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टारगेट यूपी टेट सी टेट। यहाँ पे आपको फ्री PDF देखने को मिल जाएगा इसका। ये फ्री PDF अभी तुरंत आपको क्लास के बाद मिल जाएगा, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल व्हाट्सएप करके आपको जो भी समस्या हो, ठीक है, वो आप पूछ सकते हो। DLED से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड। ये देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए अस्तित्व एकेडमी ऐप डाउनलोड करना। यहाँ पे 4 सेमेस्टर का कोर्स है, यहाँ पे आपको सभी नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सभी क्लासेस, टेस्ट सीरीज। तो ये ऐप बहुत महत्वपूर्ण है, डाउनलोड करके रखिए और 4 सेमेस्टर का कोर्स में एनरोल करिए। अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की महत्वपूर्ण क्लास आपको हमेशा मिलती रहेगी, सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहेंगी। पिछले 5 वर्षों का विश्वास है, अब जो है चैनल पे 75 मिलियन व्यू हमारे पूरे हो चुके हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए। इसी तरीके से इंग्लिश में भी मैंने आपको राजन पवन करा दिया है, और मॉडल पेपर भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और सभी विषयों को पढ़िए, ऐसे ही बने रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।